तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के इतिहास के खंड में हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। आइए इससे संबंधित सभी बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखा जाएगा। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मौर्य वंश। दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रो कोट्स कहा गया था? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक के रूप में की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रो कोट्स के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रो कोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसने सैंड्रो कोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जस्टिन ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राज्य शासन के ऊपर सबसे प्राचीनतम रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात की गई है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही होगा, विष्णुगुप्त। अगले प्रश्न को देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसमें हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प व व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मित्र। सुहृद
मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहृद मित्र राज्य के कान हैं। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, राजनीतिक नीतियां। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसके शासनकाल में डीमेकस यानी डायमेकस भारत आया था? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बिंदुसार। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पाशादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावधान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती यानी उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पाटलिपुत्र के। अगले प्रश्न को देखते हैं। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था। तो बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन, तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन व तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख में पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बाद के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। अगले प्रश्न को देखते हैं।
गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। अगले प्रश्न को देखते हैं। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया गया था? तो इसमें 305 ईसा पूर्व हमारा सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, अशोक ने। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र व ताम्रपाणी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को पर्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के अभिलेखों में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, अशोक ने। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्य व पशुओं के लिए उपयोगी औषधि हेतु प्रथम अस्पताल यानी औषधालय व औषधि बागों का निर्माण करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में से सर्वत्र देवनाम प्रिय यानी देवाना प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति के होने का उल्लेख मिलता है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, दूसरा एवं तीसरा दीपवंश एवं महावंश में। आइए व्याख्या देखते हैं। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीत हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलपितृतीस नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अशोक एवं दशरथ। आइए व्याख्या देखते हैं। मौर्य शासकों अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। रज्जुक थे। रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न, सार्थवाह किसे कहते थे? तो व्यापारियों के काफिले यानी कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, अग्रहारिक। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिले हैं। युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया। प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सांची। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाएं तट पर स्थित है। कर्नल कालिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसे अशोक ने बनवाया था। बी ऑप्शन सही होगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसमें भी हमारा सही उत्तर अशोक होगा। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम भी था। आइए व्याख्या देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची एमपी के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चेती यानी स्तूपों का दूसरा नाम गिर भी कहा गया है। 4वीं सदी के गुप्त काल में इसका नाम काकड़ाम काकनाड़ महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में सारिपुत्र तथा मौदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में इस अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में राणा भर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महत स्थित है। पुनः इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ, कुशीनगर राणा भर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती में सहेत महत। अगले प्रश्न को देखते हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों में गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। 4, 2, 1, 5, 3 तथा 6। तो
तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी। उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वें शिलालेख संबोधि यानी बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुमिनदेई अभिलेख रुमिनदेई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके शिलालेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, इरागुर्डी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरेमाइक लिपि में भी लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से अरेमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो अशोक का शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन सही होगा, प्राकृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों यानी शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जेम्स प्रिंसेप ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसमें भी हमारा डी ऑप्शन सही होगा, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसमें भी हमारा डी ऑप्शन सही होगा, जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था? तो यानी पढ़ा किसने था? तो इसमें भी हमारा सही उत्तर होगा, जेम्स प्रिंसेप, बी ऑप्शन सही होगा। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, खरोष्टी लिपि में। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुराधापुर। व्याख्या देखते हैं। प्राक अशोक ब्राह्मी यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों से अभिलेख इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिसके नाम इस प्रकार हैं: पिपराहवा, सोहगौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, खरोष्टी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसमें हमारा सही उत्तर खरोष्ठी होगा। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वह है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से संबोधित किया गया है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, प्रियदर्शी।
अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदस्सी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अशोक। निम्न वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन गलत है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं हैं, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। शेष कथन सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपहारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्क्रप्चर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, कंगनहल्ली। व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे राणियों अशोक यानी राजा अशोक लिखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मास्की। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो इसमें होगा डी ऑप्शन सही, मास्की का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, गुर्जरा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ संबंधित है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, बुद्ध के जन्म से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ रुम्मिनदेई लघु स्तंभ शिलालेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, एमपी के दतिया जिले में। अशोक का नाम उल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख एमपी के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कालसी प्रसिद्ध है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो ये इसमें डी ऑप्शन सही होगा, कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 13वां शिलालेख। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इससे अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध में हुई पीड़ा पर अपना दुख व पश्चाताप व्यक्त किया है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 13वें शिलालेख से। अशोक ने निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 12वां शिलालेख। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो यह कथन अशोक का है। इसमें हमारा यह ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रस्तुत पंक्तियां मौर्य साम्राज्य के अशोक के 12वें शिलालेख में उद्धृत हैं।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपाणी श्रीलंका की सूचना मिलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, सातवाहन। अशोक के शिलालेखों में चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपाणी की सूचना मिलती है, सातवाहन का उल्लेख नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। टालिमी फिलाडेल्फस जिसने अशोक के साथ राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मिस्र का। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोक सीरिया का शासक, तुर्मा यानी तुर्माय, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, मग यानी साइरिन का शासक तथा अलेक्सुंदर यानी अलेक्जेंडर एपीरस का राजा प्रमुख है। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, मिस्र का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मौर्य वंश के। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, तो इसमें हमारा ई ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपासिन्वे बहु यकाने दया दाने सचे सोचे मादे साधवेचा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है, तो इसमें हमारा ई ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त में से एक या एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, स्तंभ अभिलेख 5। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए, न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ के लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया गया। तोता, मैना, अरूड़ा, जंगली बतख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियां, मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो न खाए जाते हों। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा खाद्यान्न देश में संकट काल में उपयोग होती सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, सोहगौरा ताम्रपत्र। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले यानी बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था, सही है। कारण, कलिंग दक्षिण भारत की ओर जाने वाले स्थलीय एवं समुद्र मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसका डिटेल देखते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा
स्थल मार्गों पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट आ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। आइए व्याख्या देखते हैं। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय में एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने उसे इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक व सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलन होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, न ही भिन्न पेशा अपना सकता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 7 श्रेणियों में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? तो इसमें हमारा सही उत्तर इंडिका होगा। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, मेगास्थनीज की इंडिका। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो ये मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेख है। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, मृत्यु दंड। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूलना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, इंडिका। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मेगास्थनीज की इंडिका। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? तो इसमें भी हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न पुनः वही है, इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु प्रमाण पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया। ए संस्कृत कला व साहित्य, बी सोने के सिक्के, सी प्रांतीय विभाजन, डी हिंदू कस्तक साम्राज्य। तो इसमें हमारा बी छोड़कर ए सी डी सही है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, केवल ए सी डी। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला, साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सुपारा तक,
इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं: उत्तरापथ, अवंतिरठ, कलिंग, दक्षिणापथ, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों को है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भाग एवं बलि थे, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि प्राचीन भारत के राजस्व के स्रोत थे। शास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमाई यानी एग्रोनोमाई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था। अक्राध्यक्ष यानी आकाराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, पौतवाध्यक्ष। मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तौल माप का प्रभारी था। पणयाध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मार्ग निर्माण। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य शासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य शासन में सड़क पर जल व कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिए जाने वाला जुर्माना था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है, जो प्राचीन काल में बुद्ध व जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के समय 563 ईसा पूर्व की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू व बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, दूसरा और चौथा, धर्मस्थी और कंटक शोधन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थी तथा कंटक शोधन। धर्मस्थी दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मागध।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं सूत वर्गों का था। अगले प्रश्न को देखते हैं। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, द्रविड़ों ने। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों यानी चोल ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्य समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी की व्यभिचारिणी होने पर या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग करने का अधिकारी था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मनुस्मृति। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिसका पति मर गया हो को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, व्रात्य क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय पर आए। फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, उनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 3, 1, 4 और 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत यात्रा की। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया। इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया। यानी इसका सही उत्तर मेगास्थनीज, फाहियान, फिर उसके बाद ह्वेनसांग, फिर उसके बाद इत्सिंग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त प्रियदर्शी, बिंदुसार, सैंड्रोकोट्स, अशोक, अमित्रघात, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ए में दूसरा, बी में तीसरा, सी में पहला, डी में चौथा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त का उपनाम सैंड्रोकोट्स, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है, चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी। उसने राजसिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासन को पदवंचित किया था। इसमें से कौन सा कथन सही है या है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, तीनों कथन सही हैं, 1, 2 और 3। 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत्य सिमुक यानी सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। ईसवीं सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने, यानी दूसरा और तीसरा। आइए व्याख्या देखते हैं। ईसवी सन के
से कुछ पूर्व कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई थी। अशोक ने नहरें निकाली। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था। इस संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम ही सही है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय भी इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिम भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ यानी गिरनार से शक संवत 72-150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व व कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कर्नल टाड ने इस लेख को पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं के समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। यह कथन गलत है। दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियां हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिसकी 3 गुफाओं पर दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा में मौखर शासक अनंत वर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल यानी 321 से 184 ईसा पूर्व से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, परखम। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा में प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है, सही सुमेलित है? तो इसमें पहला लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध, राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 तथा 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं, परंतु राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक का गलत है। इस युग का सही स्थान सारनाथ होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मौर्य उत्तर काल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।